सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है जो कि सेमेस्टर सेवन्थ ईयर स्टूडेंट है, जिनके पास भी सब्जेक्ट है कल्चर ट्रांजिशन बिटवीन इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि इस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाओ, तो मैंने आपके लिए वीडियो ले आई हूँ मैं। तो यूनिट वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स होने वाले हैं, जो कि आपका पूरा सिलेबस आपका इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। साथ ही साथ आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। वहां से ये पीडीएफ आप हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, बहुत मीडियम में ओनली 50 रुपीज में बाय कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनता है कि प्राचीन भारत और जो ग्रेको रोमन है जगत के राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाणों सहित वर्णन कीजिए। मीन्स प्राचीन भारत और जो ग्रीक रोमन का जो टाइम था, उस टाइम पे राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध उनके कैसे थे, और पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण कौन कौन से हैं इनके, वो बताएं, जिनसे हमें इनके बारे में पता लगता है, ठीक है। तो थोड़ा अगर आपको आवाज आ रही हो बैकग्राउंड से, तो प्लीज मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, ठीक है। सो चलो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। प्राचीन भारत और ग्रीक रोमन जो टाइम था, उसके बीच जो संबंध था वो बहुत ज्यादा समृद्ध और रोचक रहा है। ग्रीक रोमन का संबंध, यह संबंध लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है। यानी तीन छठ 6 BCE से कब से चला था, 3 BCE तक, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में सभ्यताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक आदान प्रदान हुआ करता था, ग्रीक और रोमन के टाइम पे। इतिहासकार यानी जो रोमिला थापर जो है, और जो BN मुखर्जी हैं, एरियन हैं, ये सब इतिहासकार ये कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड था, ये विश्व संबंध का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। प्रारंभिक संपर्क की अगर बात करें, तो पहले टाइम की पृष्ठभूमि की बात करें, तो भारत और जो ग्रीक और जो रोमन था, उस टाइम में सबसे पहले संपर्क में जो फारसी साम्राज्य है, उसके माध्यम से हुआ था। यानी फारस की जो सीमा से गुजरते हुए सोने, चांदी, मसाले, रेशमी कपड़े यूनान तक पहुंचते थे। आपको पता है भारत और ग्रीक रोमन का व्यापार भारत से कैसे होता था, सिल्क सिल्क रूट से होता था। जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, अफगानिस्तान होके ऐसे जाता था। तो भारत में सिकंदर महान के भारत अभियान ने भी इसी संपर्कों से अधिक स्थायी रूप लिया। मीन्स इसी, जब अलेक्जेंडर भी भारत आया था ना, तो इसी रास्ते से आया था, सिल्क रूट से। इतिहासकार AL बैसमैन के अनुसार सिकंदर के भारत आगमन ने पूर्व और पश्चिम के दो महान सभ्यता के बीच संस्कृति का आदान प्रदान करा था, क्योंकि यूनानी था वो, है ना। तो ग्रीक और जो रोमन है, मैंने ग्रीक और यूनान एक ही मतलब पास से आते थे, सभ्यता थी। तो क्या है, कल्चर का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जब कोई युद्ध के माध्यम से भी आता है या कुछ व्यापार के माध्यम से भी आता है, कहीं ना कहीं वो अपने कल्चर को लेकर आता है, तो आदान प्रदान होता है। राजनीतिक संबंध क्या है कि सिकंदर का भारत में जब अभियान हुआ था, वो कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। जो पोरस को हराया था उसने। तो सिकंदर ने क्या करा था, भारत में जलंधर, पंजाब और झेलम, इस क्षेत्र में विजय प्राप्त कर ली थी। भारत में घुस गया था उसने। भारतीय राजा पोरस के साथ युद्ध किया था, और हाइडेस्पेस का युद्ध कहा जाता है इसे, ठीक है। जो युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच। तो ग्रीक शोध से हमें पता लगता है इसके बारे में कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में आया था। जो आर्यन है, जो आर्यन है, उनके इतिहास से पता लगता है, स्ट्रेबो के इतिहास से पता है, और मैगस्थनीज जो है, जो कि सिकंदर के साथ आया था, मैगस्थनीज के इंडिका से भी पता लगता है, चंद्रगुप्त और सिकंदर के बारे में। तो इस स्रोत से हमें इनके बारे में पता लगता है, तो स्रोत का नाम जरूर लिखना है। इन लेखकों ने भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, समाज है, धर्म है और नगर जो है, उसकी संरचना का विस्तृत वर्णन किया है अपनी पुस्तकों में। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त का समझौता। उसके बाद जो सिकंदर है, उसका सैन्यपति होता है सेल्यूकस। तो और वो आता है चंद्रगुप्त के टाइम पे। तो सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत आया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने
उसे युद्ध में हरा दिया था और उसने घुसने नहीं दिया था। सिकंदर तो भारत में घुस गया था, पर जो सेल्यूकस है वो नहीं आ पाया था। ठीक है, तो समझौते के अनुसार क्या हुआ था, अगर हम आदान प्रदान की बात करें तो सेल्यूकस ने भारत को अराकोसिया, ग्रेदोसिया और पुरोमिस दिया था हारने के बाद चंद्रगुप्त को। ठीक है, ये राजनीतिक स्थिरता का कारण था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे बदले में, और सैन्य शक्ति के बदले दिया था ये। तो कहीं ना कहीं जब युद्ध होता है, कोई आता है भारत में युद्ध के कारण हार जाता है या जीत जाता है, तो समझौता होता है और आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इस समझौते के बाद मेगास्थनीज को भारत में मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया। और मेगास्थनीज के ही इंडिका से हमें पता लगता है ज्यादातर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, विदेशी वृत्तांत की बात करें तो कुषाण और रोमन साम्राज्य की बात करते हैं हम। तो कुषाण शासक कनिष्क, विमन और कदीफसेस और हुविक्स जो है, उन्होंने रोम तथा यूनानी प्रदेशों से व्यापक कूटनीति संबंध बनाए थे। इस काल में व्यापार जो था वो बहुत ज्यादा होता था रोम से, भारत का कुषाण करते थे। इतिहासकार आरसी मजुमदार लिखते हैं कि कुषाण जो है ना, कुषाण काल भारत ग्रीक संबंध का स्वर्ण युग था, जहाँ पे सबसे ज्यादा भारत का व्यापार किससे होता था, विदेशों से होता था, मतलब ग्रीक से होता था। व्यापारिक संबंध की बात करें तो भारत और रोम साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंध अत्यधिक विकसित था। यानी प्रमुख बंदरगाह की बात करें जहां से व्यापारिक संबंध बना हुआ था भारत और रोम का, तो वो था काली मिर्च का व्यापार होता था भारत रोम में, है ना। सोना चांदी का होता था, मसाले का होता था, शराब का होता था, रेशमी सूत्री वस्त्र का होता था, शीशे के उत्पाद का होता था, मोती का होता था, मूर्तियां का होता था, हाथी दांत का होता था और धातु सिक्के का होता था। तो रोम के स्वर्ण और जो रजत सिक्के की बड़ी मात्रा भारत के दक्षिण और उत्तर पश्चिम से मिले हैं। इससे क्या पता लगता है कि मतलब रोम के जो स्वर्ण सिक्के हैं वो भारत में मिल रहा है, तो इसका मतलब भारत से वो लोग कुछ खरीद रहे होंगे, तभी ना वो सिक्के बदले में भारत को दे रहे हैं वो। तो समुद्री व्यापार का प्रमाण हमें पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी जो है उस यात्रा विवरण से भी हमें मिलता है। रोमन लेखक जो प्लिनी है वो दुख व्यक्त करते हुए लिखती है कि भारत की स्त्रियां के विलास ने रोम का धन समाप्त कर दिया था। ठीक है, समझ रहे हो। चलो आगे चलते हैं। तो सांस्कृतिक संबंध की बात करते हैं तो गंधार से भी जो गंधार है, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, भारत का हिस्सा था, इससे भी बहुत ज्यादा यूनान रोम के व्यापार होते थे। भारतीय यूनानी रोम कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गंधार शैली में दिखाते हैं। गंधार शैली में आपको यूनानी का प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वहाँ जो स्ट्रक्चर वगैरह जो होते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहले वो लोग वहीं आए थे। बुद्ध की यूनानी शैली की मूर्ति गंधार में आपको मिलेगी। कुरेत जैसे वस्त्र आपको वहां मिलेंगे। तराशे हुए जो बाल होते हैं, ऐसे घुंघराले घुंघराले वाले, अपने बुद्ध के बाल देखे होंगे, ऐसे ऐसे होते हैं। ये बाल जो है ना, ये भारतीय नहीं है, ये यूनानी का होता है बाल। आपने देखा होगा यूनानी में जो जज वगैरह बैठते थे, आपने पहले देखा होगा, वो ऐसे लगाते थे, ठंडी होती थी इसलिए। यथार्थवादी भावनाएं देखने को मिलती है, और यथार्थवादी कहाँ दिखाई जाती है, यूनान की चीजें, यथार्थवादी मूर्तियां वगैरह। ठीक है, तो इतिहासकार जॉन मार्शल कहते हैं कि गंधार कला यूनानी सौंदर्य बोध और भारतीय धर्म दोनों का संगम है। यानी भारतीय कला और यूनानी कला का मिक्सचर कला को हम कहते हैं गंधार शैली। ठीक है, तो शिक्षा और दर्शन की बात करें तो ग्रीक का प्रभाव की, तो ग्रीक दार्शनिक पिथागोरस ने भारत में ब्राह्मणों और जैन परंपरा से प्रभावित होने की चर्चा यूनान में लिखी भी है। पाइथागोरस ने बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ में यूनानी भाषा में लिखे गए हैं, यानी यूनानी भाषा हमें बौद्ध ग्रंथ में भी देखने को मिलते हैं। तो भाषा और लेखन की बात करें तो भारतीय सिक्कों और अभिलेखों में यूनानी भाषा और ब्राह्मी लिपि दोनों का प्रयोग मिलता है। यानी जब भी हम भारतीय सिक्के देखेंगे तो कभी यूनानी में भी होगा कोई कोई, और ब्राह्मी लिपि में भी होगा, क्योंकि उस समय ये मतलब सेल्यूकस जो है आ चुका था, और इससे पहले सिकंदर आ चुका था, तो कहीं ना कहीं यूनान का प्रभाव भारत पे था और व्यापार तो होता ही था। उदाहरण के तौर पे कुषाण और इंडो ग्रीक राजा मेरांडर जो जो थे, उनका भी देख सकते हो आप। उन्होंने जो लिपि लिखाई थी वो ब्राह्मी में भी थी, यूनानी में भी थी। उनके बौद्ध भिक्षु नाग जैन के संवाद जो है भिलिंद्र उनको पन्नो कहा जाता है, ये भी किसमें है, ब्राह्मी और यूनानी में है। साहित्य प्रमाण की बात करें तो इंडिका से हमें पता लगता है यूनानी के बारे में। भारत की राजनीतिक और समाज का विवरण देता है इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। प्रीप्लस ऑफ द एथीरियन सी से हमें समुद्री व्यापार का साक्ष्य मिलता है कि भारत रोम के या ग्रीक के व्यापार होते थे एक दूसरे से। स्टेबो और प्लाटमी के इतिहास से हमें भूगोल और व्यापार का पता लगता है कि भारत और रोम या ग्रीक का व्यापार होता था। महाभारत और जातक कथाएं से भी हमें पश्चिम लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे उसमें गंधार, महाभारत में आपने गंधार सुना होगा ना, शकुनी झा का था।
तो मिलता है वर्णन। तो पुरातात्विक प्रमाण की बात करें तो रोमन सोने के सिक्के हमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि सिक्के हैं अगर हमारे पास तो हमने कोई सामान उनको दिया होगा तभी तो उन्होंने बदले में सिक्के दिया होगा, तो व्यापार तो होता होगा। गंधार मूर्तियों से हमें पता लगता है कि तक्षशिला और पेशेवर में जो मूर्तियां हैं जो पाकिस्तान में पड़ती है अब, तो ये गंधार शैली जो है वो यूनान शैली से प्रभावित है। यूनानी शिलालेख भी हमें मिलते हैं पंजाब और अफगानिस्तान में, और रोम फोरा भी मिलता है दक्षिण भारत में, ठीक है। तो संबंधों का प्रभाव क्या पड़ा, कला का प्रभाव पड़ा, गंधार यवन शैली ये कहीं ना कहीं यूनान शैली से प्रभाव होकर हमारी शैली में आई। धर्म की बात करें तो मिलिंद पन्नो बौद्ध धर्म इन सब का प्रचार यूनान तक हुआ। अर्थव्यवस्था की बात करें तो व्यापारिक समृद्धि हुई रोम और ग्रीक और भारत के व्यापार में। समाज की बात करें तो विदेशी वस्तुओं का उपभोग लोग करना लगे, मतलब यूनान से जो माल आने लगा, ग्रीक से जो माल आने लगा, या यहाँ से जो वहां जाने लगा, तो लोग एक दूसरे का सामान भी यूज करते थे। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि प्राचीन भारत और ग्रीक रोम जो काल था वो विश्व इतिहास को एक नया दिशा देती थी। ये संबंध केवल व्यापार तक ही नहीं था, बल्कि इस संबंध ने क्या करा, व्यापार के साथ साथ एक दूसरे की कला, धर्म, दर्शन, राजनीतिक, समाज सबको प्रभावित किया। सिकंदर से लेके रोम और फिर कुषाण साम्राज्य तक ये संपर्क हमें देखने को मिल रहा था। इसका प्रभाव आज भी पर भारत की गंधार शैली पे देखने को मिलता है, जो कि भारतीय शैली और यूनानी शैली का मिश्रण शैली है। पुरातात्विक अवशेषों से, शिलालेखों से हमें पता लगता है। तो इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि भारत और पश्चिम के बीच ये संपर्क वैश्विक मानव सभ्यता के संवाद का प्रारंभिक चरम था, जब एक मतलब दुनिया एक दूसरे से व्यापार कर रही थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार तिब्बत, चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया में कैसे फैला? बौद्ध विद्वान, यात्री और संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको बताना है कि कैसे बौद्ध धर्म तो भारत में जन्मा था, तो तिब्बत, चीन, जापान, दक्षिण एशिया में पहुंचा कैसे ये धर्म, और बौद्ध विद्वान कौन कौन से थे, और कौन कौन से यात्री थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का वर्णन किया और फैलाने में उनकी भूमिका निभाई। तो इन सभी की हमें चर्चा करनी है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चिंतन का एक प्रमुख अंग है, जिसने केवल भारतीय समाज को ही नहीं बल्कि कह सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति को, कला को, राजनीति को और दार्शनिक संबंध को स्थापित करा है। क्योंकि बौद्ध धर्म आज हमारे तिब्बत, चीन, जापान, दक्षिण एशिया और भी कई देशों में फैले हुए हैं। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी, जैसे गौतम बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी थी, जैसे कि अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग, अनासक्ति, अनात्मवाद, जो ये सारी उनकी जो शिक्षा थी, निवारण, तो इन अवधारणाओं ने जो सीमा, भाषा और संस्कृत ये सबसे परे हटके सब जगह प्रभावित किया इस चीज को, मतलब देशों विदेशों में फैली ये बात। इतिहासकार एएल भंशम लिखते हैं कि बुद्धिज्म वाज इंडियाज ग्रेट गिफ्ट टू एशिया, यानी जो बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, उसने क्या करा, इंडिया का सबसे एक कह सकते हो ग्रेटेस्ट गिफ्ट था जो एशिया को भारत ने दिया, ये कहते हैं एल भंसम। सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को राजनीतिक रूप से अपना लिया था। तो आपको पता है मौर्य काल का जो धर्म था वो अशोक ने भी अपनाया था, वो बौद्ध धर्म था, ठीक है। तो धार्मिक राज तो अशोक के राजदूतों ने, उनकी नीतियों ने, उनके राष्ट्र धर्म ने उनको राष्ट्र धर्म के अलावा वैश्विक धर्म बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए केवल धार्मिक उपदेश ही जिम्मेदार नहीं थे, बल्कि साथ साथ समुद्री और स्थलीय व्यापार द्वारा भी बौद्ध धर्म को फैलाया गया। राजकीय संबंध द्वारा भी बौद्ध धर्म को फैलाया गया। बौद्ध भिक्षु ने जो यात्राएं की, जैसे महायान, शेयान, उनके द्वारा फैलाया गया। शिक्षा का केंद्र, जैसे कि भारत में चीनी यात्री और श्रीलंका के स्टूडेंट, जो विश्व के स्टूडेंट पढ़ने आते थे भारत में, उन्होंने फैलाया। अनुवाद ने फैलाया, ट्रांसलेशन ने, और कला और मूर्ति कला ने। तो तथा संस्कृति आदान प्रदान से क्या हुआ, इन सभी कारकों ने बौद्ध धर्म को पूरे एशिया सभ्यता में फैलाने का कार्य किया। तो भारत से तिब्बत में बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार हुआ, तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार 7वीं शताब्दी के बाद तेजी से फैलने लगा। इससे सबसे पहले बौद्ध धर्म प्रचलित था, ठीक है, वहां पे, जिसमें तांत्रिक और शमनवादी परंपरा थी। तो क्या थी तिब्बत में, बौद्ध धर्म वहां का धर्म था, जो तांत्रिक वाली एक शमनवादी परंपरा वाली एक धर्म था। इसमें बौद्ध धर्म को अपने ढांचे में सहमति किया
जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तिब्बत में बौद्ध धर्म जो है वो विकसित हो गया। यानी पहले बौद्ध धर्म के अलावा बौद्ध धर्म था वहां पे, जो कि तांत्रिक और शमनवादी परंपरा द्वारा थी। बाद में वहां पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और वहां ने के लोगों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म को अपना लिया। राजकीय संरक्षण किसने किया बौद्ध धर्म का तिब्बत में? तिब्बत के जो राजा थे साग्र तेन्सगम्पो, उन्होंने भारत और नेपाल की जो राजकुमारियां थी उनसे विवाह किया था। जो बौद्ध जो आस्थवान थी, यानी जो बौद्ध की ही धारणा वाली थी, ठीक है, अनुयायी थी, उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया। और तिब्बत में जब अनुवाद हुआ बौद्ध ग्रंथों का, तो उसको पूरे बौद्ध धर्म को पूरे तिब्बत में फैलाया गया। विद्वानों की भी इसमें भूमिका रही है कि संतार्शिक्त जो थे विद्वान, उन्होंने बौद्ध दर्शन और तर्कशास्त्र की शुरुआत की थी। कहाँ पे? तिब्बत में। तो जिससे बौद्ध धर्म पे तर्कशास्त्र होने लगे। पदम संभव विद्वान थे जिन्होंने ब्रजयान, तंत्रवाद और योग मार्ग की बौद्ध धर्म की एक नई लेयर की तिब्बत में शुरुआत की थी। आतिश दीपकम जो श्री ज्ञान थे, उन्होंने द्वितीय बौद्ध पुनर्जागरण किया था। मतलब द्वितीय बार जो, जैसे कि अपना होता है ना, हमारे भारत में भी भक्ति आंदोलन द्वारा किया गया था, जैसे कि हिंदू धर्म का दोबारा पुनरुत्थान, तो वैसे बौद्ध धर्म का दोबारा पुनरुत्थान किया था और नैतिक अनुशासन की बात की थी इसमें। तो पदम संभव द्वारा स्थापित सम्य मठ तिब्बत का पहला संगठित जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पे बौद्ध की शिक्षा दी जाती थी। इतिहासकार ग्युसेपे टुक्की के अनुसार जो तिब्बतन है ना, वो बुद्धिज्म इज डीपली रूटेड इन द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन ऑफ नालंदा। तो नालंदा से ही वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं उनके ट्रेडिशन से वो कनेक्ट थे। तो भारत से चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार कैसे हुआ, अब ये जानते हैं। हमने तिब्बत में जाना किसने किया, अब जानेंगे चीन में किसने किया। तो चीन में बौद्ध धर्म रेशम मार्ग और समुद्री व्यापार द्वारा पहुंच रहा था धीरे धीरे, क्योंकि भारत चीन का व्यापार होता था रेशम मार्ग के द्वारा। रेशम मार्ग कौन सा रूट है? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रूट है। इसका प्रचार पहली शताब्दी में यानी फर्स्ट सेंचुरी में कह सकते हो शुरू होकर तांग वंश जब वहां चल रहा था चीन में, उस समय ही पहुंच गया था बौद्ध धर्म चीन में। तो मुख्य माध्यम क्या था? भारतीय और मध्य एशिया का व्यापार। और दूसरा बौद्ध भिक्षु की यात्रा, जैसे कि फाहयान और हेनशान की यात्रा। अनुवाद आंदोलन, जो बौद्ध जो ग्रंथ था उसका चीनी में अनुवाद किया गया, वहां के लोगों ने उसे समझा और उसको अपनाया। सांस्कृतिक आदान प्रदान जो हो रहा था चीन भारत का, उससे भी बौद्ध धर्म फैला। प्रमुख यात्री और विद्वान कौन थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया? वो थे कश्यप, मातंग और धर्म रक्षक। इन्होंने प्रथम ग्रंथों का अनुवाद किया था। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है, पहली बार चीन में अनुवाद इन्हीं ने किया था। कुमार जी ने महायान ग्रंथों की उच्चारित अनुवाद किया था, किसमें? चीनी भाषा में। महायान ने बौद्ध जो विनय साहित्य है उसका अध्ययन करके पूरे उसको फैलाया था चीन में। हेन शांग भी 657 ग्रंथ को लेकर चीन लौटा था भारत से। तो उन्होंने भी क्या करा, ये लोग स्टूडेंट थे जिन्होंने फैलाया पूरे भारत से विदेशों में या चीन में बौद्ध धर्म को। तो हेंग शान ने नालंदा में 17 वर्ष अध्ययन किया था, पढ़ा था। उसने भारत को धर्म का प्रकाश कहा। उन्होंने कहा यहाँ धर्म का प्रकाश, यहाँ ज्ञान बहुत ज्यादा है। चीन में बौद्ध धर्म ने विभिन्न संप्रदाय को जन्म दिया। वहां पे जो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो बहुत सारे हैं, जैसे कि चान एक संप्रदाय है, तेन ताई स्कूल है, होयान स्कूल है और प्योरलैंड बुद्धिज्म है। तो इतिहासकार हॉन्गजोंग के अनुसार चाइनीज बुद्धिज्म वाज शेप्ड बाय इंडियन लॉजिकल एंड चाइनीज क्रिएटिविटी। तो जो वहाँ का जो हमें दिखता है बुद्धिज्म चीन का, वो कहीं ना कहीं इंडियन लॉजिक पे है, पर उसमें क्रिएटिविटी किसकी दिखती है? चाइनीज की दिखती है। ठीक है, अब हम जानते हैं जापान में बौद्ध धर्म कैसे फैला। तो जापान में बौद्ध धर्म भारत से सीधे नहीं गया था, वो पहले कोरिया गया, चीन गया, इसके माध्यम से वहां से गया, डायरेक्ट नहीं गया। जैसे कि देखो तिब्बत में डायरेक्ट भारत से गया था, चीन में भी डायरेक्ट भारत से गया था, पर जापान में डायरेक्ट नहीं गया, वो इनडायरेक्ट गया। यानी जो चीन और कोरिया वाले हैं ना, अब उन्होंने फैलाया ये धर्म को और आगे। तो राजकीय भूमिका क्या थी कि 6वीं शताब्दी में कोरिया राजा ने जापान को बुद्ध की मूर्तियां और सूत्र भेजकर बौद्ध धर्म को संस्कृति धरोहर बता दिया था। इसके बाद प्रिंस जो शोकोटू थे वहां के शोटोकू, उन्होंने बौद्ध धर्म को सरकारी मान्यता वहां दे दी। कहाँ पे? जापान में। तो विद्वानों और संप्रदाय की बात करें जिसने फैलाया जापान में बौद्ध धर्म, वो थे कुकाई। कुकाई जो है शियोगोन तंत्रवादी परंपरा से थे चीन के, जिन्होंने क्या करा, कुकाई ने
जापान तक फैलाया बौद्ध धर्म को। सेचो तेंगाई संप्रदाय के थे, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को जापान तक फैलाया। डोसेन और डोगेन ये सारे चीनी व्यक्ति हैं जिन्होंने जापान तक पहुंचाया, और कोरिया व्यक्ति है जिन्होंने बौद्ध धर्म को कहाँ पहुंचाया, जापान पहुंचाया। जापान में बौद्ध धर्म ने वास्तुकला अपनाया, चित्रकला अपनाया, नो थिएटर वहां पे जो होते हैं, कविताएं में, मार्शल आर्ट्स जो वहां का है जापान का, कहीं ना कहीं ये सब बौद्ध धर्म से ही फैला है। अब जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म कैसे फैला। तो दक्षिण पूर्व एशिया भारत का सबसे पहला सांस्कृतिक संपर्क वाला क्षेत्र था, जहां धार्मिक प्रभाव, व्यापार और समुद्री मार्ग और ब्राह्मण बौद्ध भिक्षु के माध्यम से, इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म फैला। तो मुख्य क्षेत्र था म्यांमार, बर्मा में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, वियतनाम में, लाओस में। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं इन सब में बौद्ध धर्म फैला था व्यापार के माध्यम से। तो स्थानीय रूपांतरण की बात करें तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इसमें थेरवाद यानी बौद्ध धर्म का थेरवाद सिद्धांत फैला। कंबोडिया, वियतनाम में महायान और हिंदू प्रभाव दोनों देखने को मिलता है, हिंदू धर्म भी यहाँ फैला और बौद्ध धर्म भी फैला। इंडोनेशिया में बात करें, यहाँ पे भी शुरू में फहायान, जो प्रारंभ में फहायान का जो एक लाइन था बौद्ध धर्म का वो फैला, महायान का, और बाद में इस्लाम धर्म भी फैला। और इंडोनेशिया में हमें हिंदू धर्म भी देखने को मिलता है, तीनों धर्म देखने को मिलता है। तो प्रमुख स्मारक की बात करें दक्षिण पूर्व एशिया में, तो बोरबोदुर स्तूप है जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है, बौद्ध स्तूप है। अगंगकोर वाट कंडोबिया में ये है। श्वेडागोन पगोड़ा म्यांमार में, ये चीन जो कि बौद्ध का एक स्तूप कह सकते हो, वास्तुकला है। इतिहासकार जॉर्ज कॉडेस लिखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया बिकेम एन इंडिलाइज्ड वर्ल्ड लॉन्ग बिफोर इस्लाम एंड द वेस्ट अराइव्ड। तो जो हमारी बौद्ध जो हमारी संस्कृति थी वो है क्या है, हमारी बहुत ज्यादा मतलब इस्लाम से पहले कह सकते हो कि फैल चुकी थी हर जगह, ठीक है। तो बौद्ध संस्थाओं की भूमिका की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा देता था, जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय बच्चे पढ़ने आते थे। विक्रमशिला जहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, तांत्रिक बौद्ध अध्ययन। तक्षशिला जहाँ पे व्यापारिक और राजकुमारों की शिक्षा होती थी। वल्लभी विश्वविद्यालय जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया के शासकों का परीक्षण किया जाता था। तो इन विश्वविद्यालयों ने अनुवाद, राजदूत और यात्रियों और विद्वानों के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था और बौद्ध धर्म को फैलाया जाता था। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो केवल धर्म का विस्तार नहीं था, बल्कि सभ्यता का संवाद भी था, एक सभ्यता को दूसरे सभ्यता से। इन्होंने ज्ञान को बदला, विनिमय करा, इन्हें आदान प्रदान किया, सांस्कृतिक एकता को बनाया और वैश्विक आंदोलन को जन्म दिया। बौद्ध धर्म ने तिब्बत को आध्यात्मिक परंपरा दी, चीन को दर्शन दिया, जापान को जैन ध्यान दिया, और सांस्कृतिक और पूर्व दक्षिण एशिया को सामाजिक राजनीतिक संरचना दी। तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म ने बहुत कुछ दुनिया को दिया, ठीक है। तो इतिहासकार आर एस शर्मा लिखते हैं कि बुद्धिज्म वाज द मोरल फाउंडेशन अपॉन विच एशिया कंस्ट्रक्टेड इट्स सिविलाइजेशन। तो वो बौद्ध धर्म को ही मानते हैं कि बौद्ध धर्म ने ही क्या करा, मतलब फाउंडेशन के तौर पे एशिया, जो हमारा एशिया है उसमें सिविलाइजेशन करे, जितने भी करे सभ्यता का। आज भी बौद्ध धर्म विश्व में शांति, सद्भावना और आध्यात्मिकता का मार्गदर्शन करता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। भाषा, धर्म, कला, वास्तुकला और प्रशासन के इसके उदाहरण दीजिए। यानी दक्षिण पूर्व एशिया जो है उसमें भारतीय संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ा, भाषा, धर्म, कला, इन सब के नजरिए से बताना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण विस्तार होते रहा है टाइम टू टाइम। ये प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं था, बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी जा रहा था, भाषा का भी आदान प्रदान हो रहा था, समाज जो है वो भी वहां पे देखने को मिल रहा था, भारतीय समाज जैसा कलात्मक भी हो रहा था। तो हर चीज में समाज का आदान प्रदान हो रहा था। भारत का प्रभाव हिंसा या सैन्य विजय से नहीं था। भारत का जो प्रभाव था ना वहां पे, वो व्यापार द्वारा बनाया गया था, विद्वानों द्वारा बनाया गया था, भिक्षुओं द्वारा बनाया गया था, विवाह संबंध द्वारा बनाया गया था, साहित्य द्वारा बनाया गया था, संगीत द्वारा बनाया गया था, कला द्वारा बनाया गया था, पुरोहित वर्ग द्वारा बनाया गया था, और समुद्री नेटवर्क द्वारा बनाया गया था। मतलब ये नहीं है कि युद्ध कर रहे हैं, वहां की जमीन जीत रहे हैं और अपना संस्कृति को फैला रहे हैं, नहीं। ये जो कारण मैंने आपको बताया ये कारण थे। इतिहासकार जॉर्ज कोट्स इसे कहते हैं कि द इंडिलाइजेशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इसे कहते हैं, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि
भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया को विजय के माध्यम से नहीं बल्कि सांस्कृतिक, धर्म और भाषा के माध्यम से प्रभावित किया था। तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया का जो संबंध है वो बहुत पुराना रहा है। 1000 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईस्वी तक रहा है। तक बहुत ज्यादा आदान प्रदान होता था। इस अवधि में यहाँ पे अनेक भारतीय प्रभावित राज्य उभरे हैं, जैसे कि फुनान, चंपा, श्री विजय, शैलेंद्र वंश, अंगकोर साम्राज्य, माजापति। तो ये सारे जो साम्राज्य थे, इन साम्राज्यों में व्यापार का आदान प्रदान भारत से होता था। ठीक है। तो इन राज्यों में भारतीय धार्मिक ग्रंथ, वास्तुकला, राजनीतिक व्यवस्था, दार्शनिक सिद्धांत और भाषाई संरचना, ये सब का आदान प्रदान देखने को मिलता था। इतिहासकार एएल भंचम लिखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता भारत की संस्कृति की सबसे मतलब अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि मानी जाती है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय धार्मिक प्रभाव कैसे फैला? सबसे पहले हिंदू धर्म का प्रभाव भी फैला। दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा फैला, जैसे कि शैव, वैष्णव और शाक्त परंपरा का उदाहरण कंबोडिया में राजा जो जयवर्मन जो सेवंथ थे, उनके समय शिवलिंग की पूजा बहुत ज्यादा फैली थी कंबोडिया में। इंडोनेशिया के जावा और बाली जो द्वीप है, उसमें हनुमान, राम, शिव, गणेश की पूजा बहुत ज्यादा फैली। आज भी आपको पता होगा कि गणेश जी जो है ना, वहाँ के प्रमुख माने जाते हैं आज भी इंडोनेशिया के, जबकि वो एक इस्लामिक देश है। थाईलैंड में राजा का आधिकारिक पद्मा राम किंग रामा द्वारा मतलब फैलाया गया था। तो रामायण और महाभारत ने भी अलग अलग जगह फैलाया और अलग अलग नाम से प्रचलित हुई। थाईलैंड में रामायण को रामकेन कहा जाता है। कंबोडिया में रीम कर करके मतलब रामायण प्रचलित है। लाओस में परालाख परालम के नाम से फेमस है। इंडोनेशिया में काकाविन रामायणा के नाम से रामायण प्रचलित है। तो रामायण पूरी जगह फैली हुई है। तो बौद्ध धर्म का भी प्रभाव हमें दक्षिण पूर्व एशिया में मिलता है देखने को, कि बौद्ध धर्म भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्यतः नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो भिक्षु थे ना, उनने फैलाया था। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड में जो थेरवाद है उसको फैलाया था। वियतनाम, इंडोनेशिया में महायान परंपरा को फैलाया था। तो सबसे बड़ा साक्ष्य जो है वो बोरबोदूर जो जावा में है, वहां से पता लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा ये बौद्ध स्तूप है और यह स्तूप 8वीं से 9वीं शताब्दी में इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंश द्वारा बनाया गया था, जो कि एक बौद्ध स्तूप है। तो इतिहासकार पॉल मॉस लिखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया बुद्धिज्म इज द इंटेलेक्चुअल चाइल्ड ऑफ नालंदा। तो भाषा और लिपि में भी भारतीय प्रभाव हमें दक्षिण पूर्व एशिया के मिलते हैं। यानी भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया को संस्कृति दी, भाषा दी और ब्राह्मी लिपि भी साथ साथ दी, यानी लिपि का ज्ञान भी दिया। तो प्रमाण मिलता है कंबोडिया में 4वीं शताब्दी में ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिलते हैं कंबोडिया से। वियतनाम में चंपा साम्राज्य के सांस्कृतिक अभिलेख है। चंपा साम्राज्य के बारे में जानकारी संस्कृत में मिलते हैं वियतनाम में। इंडोनेशिया में पाली और सांस्कृतिक ग्रंथ मिलते हैं। तो हमें इससे पता लगता है कि संस्कृत भाषा का दरबार और प्रशासन की भाषा कहीं ना कहीं बनी हुई थी। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में। कुछ शब्द के उदाहरण बताऊं तो थाई जो है ना, दक्षिण पूर्व एशिया की भाषा में थाई जो है, उस शब्द का मतलब होता है राजा, धर्म और पूजा। ठीक है, जो संस्कृति से जुड़ के देखा जाता है। इंडोनेशिया की बात करूं तो गुरु, आदित्य और स्वर्ग जो है वो संस्कृति से देखा जाता है। जो कंबोडिया में नागर, महायान जो है, ये भी संस्कृत के वर्ड है। तो संस्कृत के वर्ड देखो आपको मिल रहे हैं देखने के दक्षिण पूर्व एशिया में, कंबोडिया में, थाईलैंड में, इस सब में। तो इससे क्या पता लग रहा है कि संस्कृत का प्रभाव वहां पे था। इतिहासकार एच कुकले कहते हैं कि संस्कृत वाज यूज्ड नॉट एज अ लोकल लैंग्वेज बट एज अ स्केर्ड एज पॉलिटिकल लैंग्वेज ऑफ पावर। वो कहते हैं कि ठीक है, लोकल लैंग्वेज के तौर पे तो संस्कृत नहीं यूज होती थी, बट पॉलिटिकल जो राज्य की जो भाषा होती थी, शिलालेख वगैरह कुछ होते थे, ये पर किसमें होते थे? संस्कृत में पाई जाती थी। तो प्रशासनिक व राजनीतिक प्रभाव भी था भारतीयों का दक्षिण पूर्व एशिया पे, कि दक्षिण पूर्व एशिया की राज्य व्यवस्था भारत की मनुस्मृति से चल रही थी। जो अर्थशास्त्र कौटिल्य का और जो धर्मशास्त्र है, इसी पर आधारित थी, मतलब सेम स्ट्रक्चर था। महत्वपूर्ण राजनीतिक मॉडल की बात करूं तो राजा का देवी अधिकारी हमारे भारत की मनुस्मृति में मिलता है ना, या हमारे जो वो है गुरु बृहस्पति का गुरु ग्रंथ। तो इन सब से क्या पता लगता है हमारे कि हमारे भारत में एक देवी कॉन्सेप्ट है और वहां पे भी देवी कॉन्सेप्ट है। मंडल सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया है वो अर्थशास्त्र में, वो वहां पे भी देखने को मिलता है। भूमि दान और मंदिर प्रशासन जो धर्मशास्त्र में मिलता है, ये वहां पे भी मिल रहा है देखने को। तो उदाहरण के तौर पे कंबोडिया में देवराज संप्रदाय है, जहां राजा को शिव का अवतार माना गया है। तो ये तो भारतीय परंपरा है। जावा में राजगुरु ऋषि दरबार के सलाहकार थे। तो कहीं ना कहीं ये
राजगुरु जो है वो हमारे हिंदू में होते थे, ठीक है। तो थाईलैंड के कानून में हिंदू न्यायशास्त्र का प्रभाव देखने को मिलता है मनुस्मृति के अनुसार। तो भारतीय कला और साहित्य का भी प्रभाव हमें तो भारतीय कला और साहित्य का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। हमें दक्षिण पूर्व एशिया की कला, संगीत, नाटक इन सब में हमें भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए इंडोनेशिया में जो व्यांकुलिट जो शैडो थिएटर है, ये रामायण पर आधारित है। और थाईलैंड का जो पारंपरिक कोन ड्रामा है, ये भी राम कथा पे वर्णित है। कंबोडिया का अप्सरा नृत्य, ये हमारी देवदासी जो हमारी परंपरा है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो वास्तुकला और मूर्तिकला पे भी भारतीय प्रभाव वहाँ के दिखते हैं। वहाँ का जो अंगरकोट वाट है, जो कि वास्तुकला है, जो कि कंबोडिया में है। ये विष्णु मंदिर है, जो कि बाद में बौद्ध मठ बना दिया, भारतीय शैली में है। बोरबुदूर का इंडोनेशिया में जो स्तूप है, वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। प्रबामन मंदिर जो है इंडोनेशिया में, वो श्री ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है। पगोड़ा संस्कृत में म्यांमार थाईलैंड में भारतीय स्तूप पर आधारित है। तो इन स्मारकों में भारतीय नागर, द्रविड़ शैली, मंडप गृह, गर्भगृह, गोपुरम और शिखर, ये सब हमारी भारतीय शैली में आती है और भारतीय शैली को अपनाया गया है वहाँ। तो इतिहासकार सर जॉन मार्शल लिखते हैं कि द आर्किटेक्चुरल ट्रेडिशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज अ इंसेपरेबल फ्रॉम एशियंट इंडियन टेम्पल्स साइंस, यानी जो एशियन इंडियन टेम्पल है उससे प्रभावित होके बनाया गया है साउथ ईस्ट एशिया का जितने भी मंदिर है या स्ट्रक्चर है। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव केवल धार्मिक ही नहीं रहा बल्कि सभ्यता के स्तर पर समझा जा सकता है इसे, कि जिसने इस क्षेत्र को विशिष्ट भारतीय कृति संस्कृत क्षेत्र में विकसित किया है। यानी जो दक्षिण पूर्व एशिया है पूरी तरह से भारत से प्रभावित है, पूरी तरह से भारत की संस्कृति उन्होंने अपना रखी है, ठीक है। तो भाषा, धर्म, वास्तुकला, साहित्य, नृत्य कला और शासन सभी क्षेत्रों में भारतीय परंपरा दिखाई देती है। इतिहासकार आरसी मजुमदार लिखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया भारतीय संस्कृति का जीवन दर्पण है। अगर वहां की संस्कृति देखोगे तो आपको भारतीय संस्कृति जैसी ही लगेगी, जो आज भी अपने स्वरूप में भारतीय संस्कृति को सजो के रखते हैं। तो इतिहासकार के जो भी नाम बता रही हूँ मैं, उसको अपने एग्जाम में लिखना है, ओके। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि यूनिट नंबर 2 से बनता है, ठीक है। तो हमारा यूनिट नंबर 2 से बन रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत और विश्व के बीच प्रमुख स्थल मार्गों का विस्तार से वर्णन कीजिए, विशेष रूप से रेशम मार्ग के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत का अगर हम स्थल मार्ग से व्यापार देखें तो वो ज्यादातर किससे होता था, सिल्क रूट से होता था, रेशम मार्ग से, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान होके जो जाता है ना मार्ग, उससे। तो उसी मार्ग के बारे में आपको बताना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत ना केवल एक सभ्यता था बल्कि एक ऐसा केंद्र भी था जिसने दुनिया के अलग अलग जो क्षेत्र है उसको व्यापार के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ के रखा था। तो भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक स्थिति उस समय पूर्व और पश्चिम दो दिशा में बटी हुई थी। तो यही कारण है कि भारतीय प्राचीन विश्व के स्थल जो है व्यापार मार्गों का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस मार्ग के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, साथ साथ धर्म का, कला का, ज्ञान का, राजनीतिक जितनी विचारधाराएं हैं, कोई आक्रमण भी होता था तो इसी रास्ते से ज्यादा लोग आते थे। इन सभी मार्गों में सबसे प्रसिद्ध मार्ग को कहा गया रेशम मार्ग, सिल्क रोड, जो कि चीन, भारत, मध्य एशिया, फारस, अरब, यूरोप को जोड़ने वाला था। आपको पता है कश्मीर से जो पाकिस्तान होके ऐसे जो रूट जाता है उसको कहते हैं सिल्क रूट। इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं, एंडर विंग कहते हैं और एल भंसम कहते हैं कि स्थल मार्गों ने भारत को विश्व व्यापार, सांस्कृतिक इन सबसे जोड़ने का काम किया है। हम ग्लोबल सिविलाइजेशन कनेक्टर कहते हैं इसे। इन मार्गों ने भारत को महज व्यापारिक शक्ति से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति से भी मजबूत किया था। इस रूट के माध्यम से ही तो आते थे लोग और भारत को एक तरफ टाइम पे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो भूमि व्यापार मार्गों की उत्पत्ति और पृष्ठभूमि क्या है, तो मनुष्य जब सभ्य जीवन की शुरुआत की तब से वस्तु का आदान प्रदान उसने करना शुरू कर दिया था, ठीक है। भारत ने यह स्थानीय स्तर पर, परंतु समय के साथ साथ ज्यादा दूर दूर तक वो व्यापार करने लगे। भारत में जब कृषि की प्रगति हुई, धातु बनने लगे, तकनीक आ गई, वस्त्र निर्माण करने लगे लोग, मसाले उत्पादन करने लगे, तो लोगों ने फिर व्यापार सोचा कि अब हम ये व्यापार दूसरे लोगों को भी देना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। तो प्राचीन सभ्यता जैसे कि मेसोपोटामिया हुई, चीन हुई, भारत हुई, इनके बीच संपर्क का उल्लेख हमें मिलता है बहुत सारे
ग्रंथों से, साहित्य से, जैन विदेशी यात्रियों से, इन सब से। विशेषकर मौर्य काल और कुषाण के टाइम पे सबसे ज्यादा हमारे सिल्क रूट से व्यापार, संस्कृति का आदान प्रदान, ये सारी चीजें होता था। भारत के प्रमुख स्थल और व्यापार मार्ग कौन कौन से थे? तो भारत से निकलने वाले मार्ग जो थे वो 3 दिशाओं में फैले थे: उत्तर पश्चिम, मध्य हिमालय और दक्षिण पूर्व एशिया। मतलब सिल्क रूट से 3 दिशा में जाते थे। चीन में भी जाना होता था तो यहीं से जाते थे, और हिमालय पे जाना होता तो यहीं से जाते थे, और जैसे कि यूरोप की तरफ जाना होता था तो यहीं से जाते थे। 3 मार्ग था। इन मार्गों का उद्देश्य था कि व्यापार नहीं था, बल्कि ज्ञान और धर्म और संस्कृति को फैलाना था। ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी मार्ग की सबसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो ये है, मान लो ये कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से उत्तर जो हमारा पश्चिमी वाला है हिस्सा, इधर वाला, ठीक है, ऐसे जो जाता है। तो ये मार्ग वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र, तक्षशिला, गंधार, काबुल, समरकंद, इन सब से होकर फारस, सीरिया और रोम तक फैलता था। इस मार्ग से भारत से बाहर जाने वाली वस्तु शामिल होती थी: कपास, रेशमी वस्त्र, मसाले, हाथी दांत। तो इन सब का व्यापार भारत के लोग करते थे इसी मार्ग से। जबकि भारत में आयात वस्तु जो है, घोड़ा, सोना, चांदी, शराब, ये भूमध्य सागर, जो हमारी कंट्रीज थी वहां की, जो शीशा, कुषाण सम्राट जो है कनिष्क के टाइम पे यहाँ पे आया करता था। तक्षशिला, शिक्षा, कला, व्यापार, इन सब ने क्या करा, इस मार्ग को और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया था। यहीं से लोग आते थे। हिमालय और मध्य मार्ग की बात करें तो यह मार्ग कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, काराकोरम पहाड़, इन सब से होके जो घाटी है, जो कि तमिल घाटी क्षेत्र से जाता है। इससे भारत का चीन से धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हुआ था इस रास्ते से। हुन हांग और खोतान से मिली भारतीय लिपि, सांस्कृतिक पालिक पांडुलिपि के प्रमाण यहाँ पे हमें मिलते हैं कि यहाँ से भी लोग जाते थे। दक्षिण पूर्व स्थल मार्ग की अगर बात करें तो यह मार्ग बंगाल, असम, उत्तर पूर्व भारत से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इन सब जगह व्यापार किया जाता था भारत का। इसी मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सभ्यता फैली थी, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, रामायण महाभारत परंपरा, हिंदू बौद्ध जो धर्म है, और भारतीय शासन प्रणाली यहीं से फैली थी दक्षिण पूर्व एशिया में। तो हम बात कर रहे हैं सिल्क रूट की, यानी रेशम मार्ग का। यानी विश्व का सांस्कृतिक और आर्थिक पुल था ये। यानी रेशम मार्ग केवल व्यापार का ही मार्ग नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से सभ्यताओं का संवाद होता था, सहयोग होता था और आदान प्रदान होता था। इसका नाम रेशम इसलिए पड़ा क्योंकि चीन का रेशम सबसे मूल्यवान था उस समय, और जो चीन का रेशम है वो इसी मार्ग से लोग ले जाया करते थे, इसलिए इसको रेशम मार्ग कहा गया। यह मार्ग विभिन्न शाखाओं में विभाजित था, जैसे कि चीन से भारत, मध्य एशिया, ईरान, यूरोप, ये सब तक फैला हुआ था। भारत ने इस मार्ग के माध्यम से विचारों को, धर्म को, विज्ञान को, संस्कृत को, व्यापार को अपने देश से दूसरे देश तक फैलाया। तो रेशम मार्ग और बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो प्रचार है वो रेशम मार्ग द्वारा ही किया गया था। सिल्क रूट का सबसे बड़ा प्रभाव बौद्ध धर्म के प्रचार पर दिखाई देता है। भारतीय जो भिक्षु है और जो विद्वान थे, जैसे कि कुमार जीव, नागा अर्जुन, बोधि धर्मन, अवशेष सिल्क रूट से ही क्या करते थे, यात्रा करते थे, और एशिया, चीन और जापान में बौद्ध धर्म को फैलाया इन लोगों ने। इसके विपरीत चीनी यात्री फाहायान, हेनसांग और इंसांग, ये भी भारत आए थे, और भारत जो है ये भी सिल्क रूट से ही आए थे। विहारों के अध्ययन किया इन्होंने भारत में, और पुरातन ग्रंथों को, जो थे यहाँ के ग्रंथ, जो कि बौद्ध ग्रंथ, उसको पढ़ा और वापस ले गए चीन। चीन में बौद्ध मंदिर, मठ और गुफा की स्थापना की, और गंधार शैली का प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। तो सिल्क रूट का आर्थिक और राजनीतिक महत्व की बात करें तो भारत के व्यापार में सबसे ज्यादा समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जी जो है वो सिल्क रूट से ही होता था। सिक्के की भूमिका बढ़ी सिल्क रूट के कारण ही, और बाजार जो भारत का है वो भी सिल्क रूट के कारण ही विकसित हुआ। जिन साम्राज्य ने इस मार्ग पर नियंत्रण कर लेता था वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता था, इसलिए हमेशा लड़ाई होती थी इस रूट के लिए। तो सांस्कृतिक और कलात्मक आदान प्रदान भी होता था यहाँ से। इस मार्ग ने संस्कृति, साहित्य, भारतीय गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, दर्शन, इन सबको पहचान दी पूरी दुनिया में। तो बदले में भारत में क्या आया, इस रूट से कागज आया। जो चीन का कागज है वो भारत में आया, चीन की मिट्टी आई, धातु कला, ये सब हमने भी सीखा और हमने अपनी चीज भी दी। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भारत और विश्व के बीच जो स्थल मार्ग था उसमें सबसे आर्थिक मार्ग नहीं माना जाएगा सिर्फ सिल्क रूट को, बल्कि इसने विश्व के बीच एक पुल स्थापित किया। रेशम मार्ग के चलते भारत को एक नई पहचान मिली। भारत की संस्कृति, कूटनीति, व्यापार, सभ्यता, इन सबको पूरी दुनिया में फैलाया गया। इन मार्गों ने भारत को व्यापारिक तौर पे और कह सकते हो बौद्धिक तौर पे
सांस्कृतिक तौर पे एक प्रभावशाली और शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में खड़ा किया, और यही कारण था कि भारतीय जो व्यापार मार्ग है, इसके इतिहास जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आया हो। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि भारत के समुद्री व्यापार मार्ग और प्रमुख बंदरगाहों का वर्णन कीजिए तथा मानसून हवाओं के उपयोग का महत्व समझाइए। अभी हम स्थल रूट बता रहे थे, पैदल चलने वाला रास्ता जिससे घोड़े वगैरह से, अब हम बात कर रहे हैं समुद्री मार्ग की, जिससे भारत व्यापार करता था, और उस बंदरगाह की, और वहां पे जो मानसून हवाएं होती हैं उसके बारे में। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो प्राचीन भारत हमेशा से ही समुद्र व्यापार में सक्रिय था, यानी स्थल से तो व्यापार होता था, साथ साथ समुद्र से भी होता था। भौगोलिक दृष्टि से भारतीय उपमहाद्वीप 3 समुद्रों में बटा हुआ है। आपने पता है भारत नीचे से ऐसे है, तो 1 2 3, तो 3 समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से। तो इसी लंबी तटीय रेखा ने भारतीय बंदरगाह बनाया, उपजाऊ भूमि बनाया भारत को, मसालों की प्रचुर डिमांड है ना पूरी दुनिया में, वो इसी रूट की वजह से और ज्यादा फैली है। इतिहासकार एलएम भंशम रोमिला थापर लिखती है कि भारतीय समुद्री व्यापार ने केवल आर्थिक समृद्धि नहीं दी भारत को, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया, अरब, अफ्रीका, रोमन, इन सबके साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक आदान प्रदान भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो भारत के समुद्री व्यापार मार्गों के मुख्य रूप से 3 तत्व हमें शामिल मिलते हैं: महासागरीय मार्ग, प्रमुख बंदरगाह और मानसून हवाएं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो भारत में सबसे पहले हम जानते हैं समुद्री व्यापार मार्ग के बारे में। तो प्राचीन भारतीय समुद्री व्यापार जो है वो मुख्यतः पूर्व पश्चिम दिशा में चलता है। ठीक है, भारत से चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, अरब, मिस्र और भूमध्य सागर तक समुद्री मार्ग का रास्ता बनाया गया था। पूर्व की ओर अगर मार्ग की बात करूं तो बंगाल की खाड़ी से निकलकर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस तक व्यापार किया जाता था। ये मार्ग मुख्य रूप से मसाले, कपास, रेशम और लकड़ी को बेचने के लिए किया जाता था। उदाहरण के तौर पे काली मिर्च का, कपूर का, सुगंधित जो लकड़ियां होती थी, जैसे चंदन की लकड़ियां हो गई, रेशमी वस्त्र हो गई, उनका भारत क्या करता था, निर्यात करता था यहाँ से। ठीक है, विदेशों में। तो पश्चिम और अगर पश्चिम की ओर की मार्ग की बात करें, जो वेस्टर्न हमारा रूट था, तो अरब सागर में मांडट्रिक क्षेत्र के माध्यम से, जहां ईरान, अरब, अफ्रीका और रोम में व्यापार करा जाता था। भारत से निर्यात वस्तु, जो भारत की वस्तु जो विदेशों में बेचा जाता था इस रूट से, वो थे मसाले, हाथी दांत, मोती, रेशमी कपड़े और हाथ से बने हुए जो वस्त्र होते थे। भारत में मतलब भारत खरीदता भी था विदेशों से। क्या खरीदता था इस रूट से? सोना चांदी आते थे भारत के पास, शीशे आते थे, शीशे के बर्तन, जो मदिरा है, मदिरा विदेशों की बहुत फेमस होती थी, और विदेशी वस्त्र। तो दक्षिण की ओर मार्ग की अगर हम बात करें, 3 मार्ग है ना, क्योंकि समुद्र का। अब दक्षिण की ओर किस किस से व्यापार होता था? भारत से श्रीलंका का, मलक्का का से, इंडोनेशिया से, बाली से, जावा से और दक्षिण पूर्व एशिया से। तो धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी ये मार्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति को फैलाया है। इतिहास में समुद्री मार्ग के लिए समुद्र की धाराएं, तूफान और प्राकृतिक लैंडमार्क्स भी हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बंदरगाह की बात करते हैं। भारत में ऐसे कौन कौन से बंदरगाह थे जिसके माध्यम से हमारे व्यापार होता था। ठीक है, तो प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार अनेक बंदरगाह द्वारा किए जाते थे। ये बंदरगाह ना तो माल का आदान प्रदान करते थे केवल, बल्कि साथ साथ ये बंदरगाह द्वारा सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान भी किया जाता था। पहला जो है वो है उत्तर पश्चिम भारत का बंदरगाह। इसमें कौन कौन से बंदरगाह आते हैं? मुसीरिस बंदरगाह आता है, जो कि केरला का बंदरगाह है। केरल का ये सबसे प्राचीन बंदरगाह मसालों के लिए प्रसिद्ध था, जो कि यहाँ से मसालों का व्यापार करा जाता था। बारूच गुजरात का जो बंदरगाह है, कपास और रेशमी वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा फेमस था ये बंदरगाह। सोमनाथ और गुजरात का दमन दीव वाला जो द्वीप है, वहां से प्राचीन साम्राज्यवादी बंदरगाह था, जहां से पश्चिम के लोग ने भारत के लोगों पे कब्जा करने के नजरिए से जो आए थे वो वाले लोग। दक्षिण भारत के अगर मैं बंदरगाह की बात करूं तो ताम्रलिप्त, जो कि चेन्नई तमिलनाडु की बंदरगाह है, ये मुख्य रूप से चीनी और रोमन व्यापार के लिए फेमस थी। यहाँ से चीन और रोम में ऐसे व्यापार करा जाता था, नीचे से उल्टा ऐसे जाके। ठीक है, कन्याकुमारी और कोचीन जो हमारे बंदरगाह है, ये मसाले और रेशम व्यापार के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। जो पूर्व के जो मतलब जैसे कि ये भारत का नीचे वाला हिस्सा, और जो पूर्व के हमारे बंदरगाह थे, जैसे कि बंगाल का हो गया या ये इधर का हो गया, तो ये थे चिल्ले पेटी, जो कि बंगाल का सबसे पहले बंदरगाह था। ये सफेद चावल, रेशम और मसालों का केंद्र था। उड़ीसा और बंगाल के अन्य छोटे बंदरगाह भी बहुत ज्यादा फेमस थे। इन बंदरगाहों में सिक्का प्रणाली, गोदाम,
व्यापारिक जो गलियारे हैं उसका निर्माण किया गया था, जिसमें वहां पे सामान रखा जाता था, गोदाम रखा जाता था और इकट्ठा करा जाता था। तो अब हम जानते हैं मानसून हवाओं के बारे में। तो भारतीय समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा रहस्य जो है, उस सफलता का कारण था मानसून हवा। मानसून के प्रकार और व्यापार में भूमिका अगर बताऊं तो मानसून कैसे व्यापार को प्रभावित करती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, जो कि जून सितंबर में आती है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से पूर्व और पश्चिम की ओर व्यापार के लिए ये सहायक होती है। तो इस समय पे भारत किससे व्यापार करता है? जून और सितंबर में पश्चिम से व्यापार करता है, जहां पे माल जहाज यात्री इसी समय यात्राएं करते हैं। फिर उत्तर पूर्व जब मानसून आता है, जो कि अक्टूबर से मार्च तक आता है, इस समय पे भारत वापस लौटने के लिए समुद्र आता है, मतलब जब, तो उत्तर पूर्व मानसून के समय जब अक्टूबर मार्च होता है तब भारत वापस लौटता है विदेशों से, या विदेशी जो व्यापारी हैं वो भारत आते हैं। इतिहासकार आरसी मजूमदार लिखते हैं कि मानसून हवाओं की समझ ने भारतीय समुद्री व्यापार को स्थायी बनाया है और सुरक्षित बनाया है। तो सुविधाएं और ज्ञान हमें इनसे प्राप्त होता है व्यापारिक मार्गों से, कि नवीकों में जलधारा कैसे होगी, तारा गणना, चंद्र गणना, इसका अध्ययन किया गया, समुद्री नक्शे और बंदरगाहों का विवरण किया गया। ये ज्ञान केवल व्यापारिक ही नहीं था, बल्कि सैन्य के लिए, सांस्कृतिक संपर्क के लिए भी हमारे लिए जरूरी था। तो समुद्री व्यापार का आर्थिक महत्व जो था, उन्होंने भारतीय जो माल है उसका निर्यात किया था, जैसे कि मसाले का, रेशम का, मोती का, हाथी दांत का, हाथ से बने हुए वस्त्र का, आयुर्वेद की दवा का। वैसे ही भारतीय लोगों में आयात भी किया जाता था, जैसे कि सोना, चांदी, शीशे के बर्तन, विदेशी शराब, ये सब। तो व्यापारों ने शहरीकरण को भी बढ़ाया, जिसकी मूरीसीज, ताम्रलिप्ति, भरूच जैसे जो बंदरगाह थे, इसके आसपास में शहर बसना स्टार्ट हो गए। तो क्या करा, इस जो व्यापार है इसने आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ भी लोगों को दिए। तो सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान हुआ। बौद्ध धर्म तिब्बत, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। हिंदू धर्म इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया तक फैला। भारतीय कला, वास्तुकला, मूर्तिकला का प्रचार हुआ। विदेशों में भी जो बौद्ध की शिक्षा ये सब फैली। तो विशेषकर हम देखते हैं बौद्धपुर में, अंगकोर में हमें देखने को मिलता है। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि भारत के समुद्री व्यापार ने बंदरगाह और मानसून हवा का भी ज्ञान को प्राप्त किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था और संस्कृति में अपना योगदान दिया। ये मार्ग न केवल हमारे लिए आर्थिक रूप से जरूरी थे, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक आदान प्रदान के लिए भी जरूरी थे। तो भारत के समुद्री मार्गों ने हमारी व्यापारिक जो स्थिति थी उसको समृद्ध किया। दक्षिण पूर्व एशिया से हमारे संबंध बनाए, अरब से, यूरोप से हमारी सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ाया, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को दुनिया तक फैलाया, और वैश्विक शिक्षा और कला को हर क्षेत्र में फैलाने का काम किया। इस प्रकार प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार ने मानसून आधारित नेविगेशन के माध्यम से भारत को न केवल व्यापारिक बल्कि सांस्कृतिक के तौर पे भी सशक्त बनाया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत और रोम और अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार होने वाली प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी थी और इनकी व्यापारिक संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्राचीन भारत का व्यापार सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं था, बल्कि सभ्यता के बीच संपर्क भी था। तो धर्म और संस्कृति के प्रचार से क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप और भौगोलिक में संसाधनों का बहुत ज्यादा व्यापार होने लगा। भारत की तटीय रेखा, भारत की बंदरगाहों की सुविधा, उपजाऊ भूमि, मसाले, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, ये सब जो है विदेश के लोगों को आकर्षित करने लगा। इतिहासकार रोमिला थापर, आरसी मजूमदार, एल भंचम कहते हैं कि व्यापारिक संबंध जो है ना, उससे वैश्विक पहचान और आर्थिक समृद्धि बनती है। तो भारत का व्यापार संगठित था, जिसमें न केवल वस्तु का आदान प्रदान होता था, बल्कि संस्कृति का, धार्मिक का और कला का भी आदान प्रदान होता था। रोम, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमने ऐसे ही संबंध बनाए। तो भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु कौन कौन सी थी, यानी भारत जो बेचता था, भारत मसाले बेचा करता था। भारत के मसाले ये प्राचीन दुनिया में अपनी खास पहचान बना रखी थी। काली मिर्च, लौंग, जायफल, हल्दी और दालचीनी, इन सब ने क्या करा, आदि रोम और अरब में अत्यधिक मूल्यवान, महंगे दाम पे यह बिकती थी। मसाले केवल खाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि वहां के लोगों के लिए औषधीय रूप से उपयोग होते थे। तेल, सुगंध और धार्मिक अनुष्ठानों में भी इसका उपयोग किया जाता था। तो रोम में मसालों के लिए इतना उच्च मूल्य दिया जाता था कि प्लिनी द एलेंडर ने लिखा है कि भारत से आने वाले मसालों के कारण रोम खजाने पर बहुत बड़ा दबाव पड़ा था। अरब फारस में जो मसाले थे उसने व्यापारिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक शक्ति बनाई थी। रेशमी और सूती वस्त्र भी भारत बेचा करता था। तो भारत के वस्त्र, विशेषकर सूती और रेशमी कपड़े ने भारत में जो व्यापारी है उसके लिए अत्यधिक मांग फैलाई थी।
मतलब बहुत डिमांड थी विदेशों में। भारत के गुजरात, तमिलनाडु और बंगाल के जो कपड़े थे, ये यूरोप के लोगों को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। ये वस्त्र केवल केवल पहनावे के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान, शाही दरबार और व्यापारी उपहार के लिए लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। भारतीय जो हाथ जो करघा है, उस तकनीक ने यूरोप और अरब में वस्त्र उद्योग को बहुत ज़्यादा प्रभाव किया। यानी भारत में जो हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, वो वाले कपड़े। भारत क्या है, मोती और बहुमूल्य रत्न भी बाहर में एक्सपोर्ट करता था। जैसे कि उड़ीसा, गुजरात और दक्षिण भारत जैसे में मोती, हीरे, नीलम, पुखराज, ये सब पत्थर आज भी बहुत महंगे मिलते हैं। ये केवल शाही और उच्च वर्ग के लोग ही इस्तेमाल करते थे। तो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक भी थे ये। हाथी और हाथी दांत दोनों चीजें भारत बेचा करता था। हाथी रोम, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए शाही और युद्ध में उपयोग होने वाली वस्तुएं थी, जो कि बहुत महंगी बेचती थी। हाथी दांत लग्जरी और कला निर्माण में बहुत ज्यादा उपयोग की जाती थी, तो शाही सजावट के लिए इसको लिया जाता था। औषधि और धातु भी भारत से बेची जाती थी। यानी भारतीय आयुर्वेद और चिकित्सा प्रणाली ने पूरे विश्व में औषधीय को फैला दिया था। तांबा, शीशा, लोहा, अन्य वस्तु रोम और अरब व्यापारी इससे बहुत ज्यादा आकर्षित होते थे। कला और हस्तशिल्प भी चीजें भारत के लोग बेचा करते थे, जैसे कि भारतीय मूर्तियां, मिट्टी के धातु की कलाकृति, लकड़ी, पत्थर की संरचनाएं बेचा करते थे। गंधार कला और यवन शैली की जो कृतियां हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी विदेशी के लोगों को। तो भारत में अब हमने जान लिया कि भारतीय लोग बेचते क्या थे। अब भारतीय लोग खरीदते क्या थे, उसको जानते हैं। यानी भारत में आयातित वस्तु क्या था, उसका महत्व क्या था। तो भारत लोग रोम से आयात करते थे सोना, चांदी, भारतीय मुद्रा, जो धन प्रणाली है, उस पे ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। शीशे के बर्तन, ग्लासियर, ये उच्च वर्ग के लोग सजावट के लिए लिया करते थे विदेशों से। विदेशी शराब की भारत में डिमांड थी, जो कि विलासिता, शाही, उच्च वर्ग के लोग पिया करते थे। अरब और फारस में आयातित वस्तुएं, जैसे कि सुगंधित तेल, मसाले, घोड़े, ऊंट, जो युद्ध जो होता था, कृषि के लिए उपयोग होते थे। ये कागज और लेखन सामग्री जो कि है, ये भारत ने बाहर से लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया से आयात वस्तु होते थे रेशम और लग्जरी वस्त्र, जो जड़ी बूटियां, चावल, सुगंधित लकड़ी, नारियल, ये सब होते थे। तो व्यापारिक संरचना की अगर हम बात करें, तो भारत का प्राचीन व्यापार जो है वो संगठित था और सुव्यवस्थित एकदम था। यानी व्यापारिक जो वर्ग था, यानी जो मर्चेंट्स थे, वो स्थानीय व्यापारी भी थे और राष्ट्रीय व्यापारी भी थे। यानी लोकल मर्चेंट में गांव और नगर स्तर पर उत्पादन करा जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था और उसको संग्रह करा जाता था इकट्ठा। कृषि और हस्तशिल्प उत्पादकों द्वारा बंदरगाह ले जाया जाता था ये गांव की जो वस्तुएं उनको। वैसे ही राष्ट्रीय व्यापारी जो होते थे, इंटरनल ट्रेडर्स, इन्होंने नगर से नगर और राज्य से अलग अलग राज्य तक ये जो वस्तुएं उसका आदान प्रदान करते थे, वस्त्र, मसाले और धातु जैसे। फिर अंतरराष्ट्रीय जो व्यापारी होते थे, ये क्या करते थे, ये समुद्री मार्ग द्वारा, सिल्क रूट द्वारा रोम, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। विदेशी व्यापारियों के साथ सीधे संपर्क करा करते थे। व्यापारिक केंद्र और संस्थाएं की अगर मैं बात करूं, तो प्रमुख बंदरगाह जो थे उस समय मुसीरीज, ताम्रलिप्त, बुरूच और चिलेपट्टी थे। नगर और शहर की बात करूं, तो तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मथुरा उस समय फेमस केंद्र था व्यापारिक। व्यापारिक संघ की बात करूं, तो गिल्ड्स और शेरनीज था, जिसमें व्यापारिक नियम, कर, संग्रह, उत्पादन, इन सबको बाजार को नियंत्रित करा जाता था इनके द्वारा। मुद्रा और माप की बात करूं, तो सिक्के द्वारा पैथियन रोम को शाण करते थे माप। वजन और माप की मानक प्रणाली थी एक अपनी। आज तो 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, पता नहीं उस समय होगा कुछ। व्यापारिक अभिलेख और बिल होते थे। तो व्यापारिक मार्ग भी थे, जैसे कि स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग। व्यापारी मार्ग में, स्थल मार्ग में आता था उच्च पश्चिम के मध्य एशिया और रोम तक व्यापार होता था, जो कि सिल्क रूट से होता था। समुद्री मार्ग में अरब, बंगाल की खाड़ी द्वारा, हिंद महासागर द्वारा व्यापार होता था। मानसून हवाओं का इसमें उपयोग किया जाता था। मानसून हवाओं का महत्व ये था कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून सितंबर में भारत जो है वो विदेश जाने के लिए तैयार होते थे। उत्तर पूर्व मानसून यानी अक्टूबर से मार्च में भारत लौटते थे भारत के व्यापारी। ये हवाएं भारत को तेज, सुरक्षित और सुव्यवस्थित क्या करती थी, व्यापार करवाती थी और नवीकों की समुद्र की धाराओं, तारों की गणना, इस सब का ज्ञान को विकसित करती थी। आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव ये पड़ा कि आर्थिक प्रभाव पड़ा कि व्यापारिक नगर और बंदरगाह इससे विकसित हुए। मुद्रा और कर प्रणाली मजबूत हुई। व्यापारिक वर्ग और समाज एक नया वर्ग उभरा। सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का प्रचार हुआ। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, संगीत, नृत्य, इन सब का आदान प्रदान हुआ। वैश्विक प्रभाव ये पड़ा कि भारत ने प्राचीन विश्व में अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बहुत ज्यादा मजबूत कर रखा था। निष्कर्ष में ये लिखेंगे कि प्राचीन भारत और रोम, अरब तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच भारत का जो व्यापार था, उसने वस्तु की संरचना का ही आदान प्रदान नहीं किया था, सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान भी किया था। भारतीय मसाले, रेशमी वस्त्र, मोती, हाथी दांत, औषधियां, इन सबका भारत क्या करता था, निर्यात करता था। संचलित व्यापारिक मार्ग और संघ थे इसको कंट्रोल करने के लिए। स्थल द्वारा और समुद्री मार्ग द्वारा, दोनों द्वारा व्यापार करा जाता था, जिसमें मानसून का
ज्ञान भी लोगों को था। इन सभी तत्वों ने भारत को प्राचीन विश्व में आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाया था। इस व्यापार ने भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिया, पहचान दिलाई और प्राचीन विश्व इतिहास में भूमिका जो भारत की थी उसको महत्वपूर्ण बनाई। आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं हमारे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि इंडो रोमन व्यापार के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी मतलब भारत और रोम का जो व्यापार होता था उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारण या प्रभाव क्या थे वो बताना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास केवल अपने शासकों, साम्राज्य और युद्धों तक सीमित नहीं था। ये इतिहास व्यापार, विश्व संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी किया जाता था। यानी भारत का जो व्यापार है वो केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि अपनी संस्कृति को फैलाने के लिए भी किया जाता था। विशेष रूप से इंडो रोमन जो हमारा जो व्यापार होता था, इसने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी चीजों का आदान प्रदान किया था। इंडो रोमन जो व्यापार है, यानी इंडिया और रोमन का जो व्यापार होता था, उसने भारत को मुख्य रूप से 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक फला फुला दिया था। मतलब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इतिहासकार कनराड हैफर कहते हैं और केएल नोरू कहते हैं कि इनके अनुसार व्यापार के माध्यम से भारत ने रोम को मसाले दिए, रेशम दिए, हाथी दांत दिए, शहद दी और कीमती पत्थर और लकड़ी दी। और इसके बदले में रोम से भारत क्या करता था? सोना, चांदी, लग्जरी वस्त्र, शराब और सुंदर शिल्पकला की वस्तु को खरीदता था। तो यह व्यापार केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं था, इसके माध्यम से सामाजिक बदलाव करा गया, नए पेशे और रोजगार को जोड़ा गया, शहरीकरण को किया गया और समुद्री नौवाहन तकनीक इन सब का विकास किया गया और साथ साथ सांस्कृतिक और धर्म को भी फैलाया गया। इतिहासकार आरसी मजूमदार कहते हैं और एएल फीमैन कहती हैं कि इंडो रोमन व्यापार ने प्राचीन भारत की वैश्विक पहचान और जो संस्कृति है उसको सबसे ज्यादा मजबूत किया था। आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें हम इंडो रोमन व्यापार की, तो निर्यात और आयात में वृद्धि हुई थी। यानी इंडो रोमन व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा मजबूत किया था। इस व्यापार के माध्यम से भारत में क्या करता था? काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, रेशम, हाथी दांत, शहद, कीमती पत्थर इन सबको बेचा करता था रोम में। इतिहासकार क्लॉड मंटिन कहती हैं कि रोम के व्यापारी इन वस्तुओं को विशेष रुचि रखते थे। बहुत ज्यादा डिमांड थी रोम के लोगों में इस चीज की, क्योंकि रोम के मसाले और रेशम अत्यंत मूल्यवान होते थे। इस वजह से इसके बदले में भारत जो है उसको रोम जो है वो चांदी देता था, ग्लास देता था, लक्ष्मी वस्त्र देता था। सोने और चांदी के ये प्रभाव से मुद्रा प्रणाली के खजाना भारत में बहुत ज्यादा समृद्ध था, इसलिए भारत को उस समय कहीं ना कहीं सोने की चिड़िया कहा जाता था। बंदरगाह का विकास भी हुआ इंडो रोमन व्यापार से। इंडो रोमन व्यापार के फलस्वरूप पश्चिमी तट, दक्षिणी तट बंदरगाह बनने लगे। इतिहासकार एएल फ्रीमन के अनुसार जो कच्छ है, मालाबार है और ताम्रपिट जो हमारे बंदरगाह है, ये रोम और भारतीय व्यापार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते थे। यहीं से व्यापार होता था ज्यादा। प्रमुख बंदरगाह जो है जो भारतीय और रोम का व्यापार करती थी वो थी बरीची, ताम्रपिट और कालीकट और सोमनाथ। ठीक है। तो बंदरगाह के विकास से स्थानीय रोजगार भी विकसित होता था, क्योंकि स्थानीय लोग प्रोडक्शन करते थे और यहाँ पे शहरों में बेचा करते थे, और शहर से जब शहर पे विदेशी व्यापारी आते थे तो वो इनको खरीदा करते थे। तो गोदाम, माल भंडार, नौवाहन और व्यापारिक संघों का यहाँ पे विकास हुआ। इन बंदरगाहों ने केवल व्यापार को बढ़ाया नहीं, बल्कि समुद्र सुरक्षा, प्रशासनिक नियंत्रण इन सबको भी विकसित किया। साथ ही साथ इंडो और रोमन व्यापार ने शहरीकरण और बाजार दोनों को विस्तार किया। यानी शहरों का शहरीकरण इंडो रोमन व्यापार के कारण बहुत ज्यादा हुआ। इतिहासकार आरजी मजूमदार कहते हैं कि पाटलिपुत्र, ताम्रप्रति, कांची जैसे जो शहर है वो कहीं ना कहीं व्यापार के लिए मुख्य केंद्र था। इन नगरों में भंडार, गोदाम और व्यापारिक संघ रहा करते थे, और व्यापारिक गतिविधि के कारण स्थानीय कारीगर और व्यापारिक वर्ग की यहाँ पे डिमांड मतलब बहुत ज्यादा होती थी। शहर का शहरीकरण जो है वो सामाजिक संरचना पे होता था, प्रशासन, जीवन शैली परिवर्तन यहाँ पे लोगों में आया। नौवहन और तकनीक उन्नति भी इंडो और रोमन व्यापार से मानी जाती है। इन्हें रोमन संपर्क ने भारतीय नौवहन और समुद्री व्यापार तकनीक इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया। कर्नाड हैफर कहते हैं कि भारत के जो व्यापारिक ने मानसून हवाओं का ज्ञान को प्राप्त किया, जिससे जहाजों के आने जाने से समय जो है वो बचने लगा। बड़े बड़े व्यापारी जहाज और नौसैनिक जहाज का निर्माण हुआ। जहाज निर्माण तकनीकों में सुधार किया। समुद्री व्यापार का जोखिम कम हुआ और लोगों में ज्ञान आई। मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली भी कहीं ना कहीं इंडो रोमन व्यापार के से हुई। रोमन से प्राप्त सोना, चांदी मुद्रा बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया। इसने व्यापारिक ऋण, उधारी, वाणिज्य लेन देन यहाँ पे विकसित किया। इससे व्यापारिक स्थिरता बनी भारत में। तो सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा इंडो इंडो और
रोमन व्यापार का कि रोजगार के अवसर लोगों में मिलने लगे। मसाले, रेशम व्यापार के जो कारीगर थे, शिल्पकार थे, इनकी मांग बढ़ने लगी। भंडारपाल, नवीक, जहाज चलाने वाले लोग, इनकी भी डिमांड बढ़ने लगी। व्यापारिक केंद्रों के विकास हुए, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी। जातिगत और पेशेवर बदलाव आए, यानी अब क्या है, पारंपरिक जातिगत संरचना में लचीलापन आया। व्यापारिक और कारीगर वर्ग जो है उसकी स्थिति अलग होने लगी। अब डिमांड उनकी स्थिति बेहतर होने लगी। समुद्री व्यापारी, बैंक कर्मी, भंडार वाले, ये सब नई नई नौकरियां मिलने लगी, नए नए पेशे आने लगे। शहरों में सामाजिक गतिशीलता मिलने लगी। जो बंदरगाह नगर थे उसमें विभिन्न जाति समुदाय के लोग एक साथ रहते थे, तो जातिगत खत्म हुई। इन सब पर के कारण सांस्कृतिक मिश्रण देखने को मिला, नई सामाजिक परंपरा देखने को मिला। और सामाजिक गतिशील ने व्यापारिक और धार्मिक दृष्टिकोण से क्या है, मजबूत किया समाज को। ठीक है, तो जीवन शैली और स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा इंडो रोमन व्यापार का, कि व्यापारियों के माध्यम से विभिन्न देशों में भोजन, वस्त्र, जीवन शैली का आदान प्रदान हुआ है, जिससे सामाजिक जीवन में भौतिक सुख और सुविधा और वैभव लोगों में आने लगा। तो सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा कि कला और शिल्पकला का विस्तार हुआ। यानी इतिहासकार गुस्ताव एडविन के अनुसार इंडो रोमन व्यापार ने भारतीय कला का रोमन शैली पर गहरा प्रभाव डाला। यानी सिक्के, मूर्तियां में रोम का प्रतीक दिखाई देने लगा। गहने, वस्त्रों में रोम शिल्पकला देखने को मिलती थी। उदाहरण गंधार कला जो है वो रोम कला और भारतीय कला दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। वास्तुकला जो बात करें तो बंदरगाह और व्यापारिक नगरों में रोम वास्तुकला देखने को मिलते थे। रोम वास्तुकला के घर वगैरह होते थे। सार्वजनिक भवने, गोदाम, स्तंभ, ये सब रोम शैली में बनाए जाते थे। इसने भारतीय वास्तुकला को एक नई शैली प्रदान की। धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, यानी व्यापारिक संपर्कों ने भारतीय को भूमध्य जो विचार है, परंपरा है, उससे प्रभावित किया। गंधार कला, बुद्ध की प्रतिमा जो आज हम देखते हैं घुंघराले बाल वाली, रोम का ही प्रभाव है। व्यापार ने धार्मिक रीति रिवाज, त्योहार, इन सबको भी बदलने का कार्य किया। भाषा और लेखन प्रणाली पे भी नई नई लिपियों को जोड़ा। व्यापारिक दस्तावेजों और लेन देन में ग्रीक और रोमन लिपियों का उपयोग होने लगा। ये सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान का प्रभाव था। भारत में विदेशी शब्दों को अपने अंदर अडॉप्ट करने लगे। वैश्विक और दीर्घकालिक प्रभाव क्या पड़ा कि इंडो रोमन व्यापार का, कि वैश्विक आर्थिक नेटवर्क तैयार हुआ, यानी भारत वैश्विक व्यापार नेटवर्क में महत्वपूर्ण बन गया। भारतीय मसाले, वस्त्र, ये सब यूरोप में, भूमध्य सागर में इनकी डिमांड होने लगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा उच्च हो गई। राजनीतिक का अगर प्रभाव देखें तो व्यापार की समृद्धि से शासक भी शक्तिशाली होने लगे। बंदरगाह, समुद्री मार्गों के लिए अब क्या है, लड़ाइयां होने लगी। इससे राज्य में स्थिरता भी आई और कई जगह अस्थिरता भी आई। तो दीर्घकालिक सांस्कृतिक प्रभाव देखे तो रोम और भारत के बीच व्यापार ने सांस्कृतिक आदान प्रदान तो किए, साथ ही साथ कला, वास्तुकला, साहित्य, धर्म, इन सभी को मिश्रण देखने को मिला। तो इतिहासकार आरसी मजूमदार कहते हैं कि संपर्क में प्राचीन भारत की वैश्विक पहचान को बहुत ज्यादा समृद्ध बनाने का कार्य किया है। तो हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि इंडो रोमन व्यापार जो है वो केवल आर्थिक लेन देन तक सीमित नहीं था, इसने सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक प्रभाव भी बहुत ज्यादा डाला था। यानी आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापार ने अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया, शहरीकरण को बढ़ाया और नौसेना को बढ़ाया। सामाजिक दृष्टिकोण से रोजगार के नए नए अवसर दिए, नए नए पेशेवर लोग उभरने लगे। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से कला, वास्तुकला, धर्म का प्रचार हुआ। वैश्विक दृष्टिकोण से कहे तो पूरा विश्व एक नेटवर्क से जुड़ने लगा। इतिहासकार के अनुसार इंडो रोमन व्यापार प्राचीन भारत की समृद्धि, वैश्विक पहचान और सांस्कृतिक मिश्रण का एक। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि व्यापार और राजकीय संपर्क है उसके माध्यम से भारतीय जो धर्म था, दर्शन था, कला था, विज्ञान था और जो भारतीय भाषा था उसको विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो राजकीय संपर्क के माध्यम से कैसे हमारी संस्कृति दूसरी जगह प्रभाव डाली वो बताना है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत का विश्व पर जो प्रभाव था वो केवल साम्राज्य और सैन्य विजय तक ही नहीं था कि हम हमारे राजा जाते थे, जीत लेते थे, सब यहीं तक नहीं था, बल्कि धार्मिक विचारधारा, दार्शनिक ज्ञान, कला, विज्ञान, भाषा, इन सभी का संपर्क हमारे भारत का दूसरे देशों पे था। प्राचीन भारतीय सभ्यता जैसे कि बौद्ध धर्म, हिंदू दर्शन, विज्ञान की उपलब्धियां, वास्तुकला और संस्कृति भाषा, इसने पूरे एशिया और भूमध्य सागर तक अपना प्रभाव डाला था। इतिहासकार आरसी मजूमदार और केएल नीलकंठ शास्त्री के अनुसार व्यापारिक और राजकीय संपर्क द्वारा आर्थिक आदान प्रदान के लिए ये महत्वपूर्ण थे, साथ साथ धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण थे। तो व्यापार मार्गों ने सूक्ष्म और समुद्री मार्ग जैसे कि सिल्क रोड, हिंद महासागर, इन सब के माध्यम से क्या करा, धर्म, कला, विज्ञान, इन सब का प्रचार किया। और इन संपर्कों के माध्यम से जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध संस्कृति है, साहित्य है, तो ये सब क्या है, जापान, चीन, एशिया, यहाँ तक इंडोनेशिया, यहाँ तक फैलने लगा। ठीक है,
तो धर्म का विश्व पर प्रभाव क्या पड़ा? तो राजकीय संरक्षण से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म ने व्यापार और राजकीय संपर्क के माध्यम से व्यापार क्षेत्र में प्रवेश ले लिया। सिल्क रोड, समुद्री मार्ग के माध्यम से, सिल्क रोड में व्यापारी और सन्यासी के माध्यम से चीन, मध्य एशिया, कोरिया, जापान तक धर्म को पहुंचाया गया। समुद्री मार्ग द्वारा भारत से श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म को फैलाया गया। इतिहासकार रोमिला थापर कहती हैं कि अशोक सम्राट के राजकीय मिशनों के माध्यम से क्या हुआ, धर्म को एशिया के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया गया। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका में महावीर और अननोर बौद्ध धर्म स्तूप जो है वो समुद्री व्यापार द्वारा पहुंचाया गया। व्यापारी नगर जैसे कि ताम्रलिप्ति और सिंगापुर के बंदरगाहों ने बौद्ध भिक्षु को व्यापारियों के लिए एक केंद्र बनाया। तो हिंदू धर्म और सांस्कृतिक धर्म ग्रंथ का भी प्रचार हुआ। तो हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत, रामायण, पुराण व्यापारिक संपर्क के माध्यम से एक देश से दूसरी जगह फैलने लगी। जैसे कंबोडिया में अंगरकोट वट है, इंडोनेशिया में प्रभावन मंदिर है, ये सब हमारे हिंदू मंदिर है जो कि व्यापार के माध्यम से कहीं ना कहीं वहां पे प्रचलित हुई। तो भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों ने दक्षिण पूर्व एशिया समाज को सामाजिक और धार्मिक संरचना दोनों पर प्रभाव डाला। तो दर्शन और ज्ञान दोनों का प्रभाव की बात करें तो भारतीय दर्शन विचार में सांख्य, योग, वेदांत और बौद्ध दर्शन द्वारा व्यापारिक और राजकीय माध्यम से विभिन्न विभिन्न देशों में इसको पहुंचाया गया। चीन में बौद्ध दर्शन और भारतीय दर्शन विचारों का प्रभाव बहुत ज्यादा फैला, विशेषकर तांग और सोंग राजवंश में। इतिहासकार एल भंजमन के अनुसार भारत से चीन पहुंच जो बौद्ध सन्यासी थे उन्होंने केवल धार्मिक ग्रंथ को नहीं बल्कि दार्शनिक और ध्यान तकनीक को भी भारत से वो लोग ले गए थे। तो विज्ञान और गणित की बात करें तो व्यापार के माध्यम से भारत का गणित और ज्योतिष शास्त्र ने भारतीय अंक प्रणाली जैसे कि शून्य, अरब में इन सबको फैलाया। वैदिक गणित, खगोल शास्त्र को भी व्यापार ने फैलाया। जैसे कि अ, व्यापारिक और राजकीय संपर्क के माध्यम से फारस, अरब और चीन में पहुंचे। तो उदाहरण के तौर पर अरब जो गणितज्ञ हैं उसने अंक और शून्य प्रणाली अपनाई। चिकित्सा विज्ञान भी भारत का व्यापार के माध्यम से फैला, यानी आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा जो है वो पूरे देश में फैली। थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका में आयुर्वेदिक बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। इतिहासकार पीवी कानी के अनुसार आयुर्वेदिक ग्रंथों का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया गया। कला और वास्तुकला का प्रभाव भी विदेशों में फैला राजकीय संरक्षण से, यानी मूर्तिकला, चित्रकला, यानी बौद्ध और हिंदू जो मूर्ति कला थी वो दक्षिण पूर्व एशिया में चीन में प्रचलित होने लगी। गंधार कला ने ग्रीक और भारतीय जो शैली है उसका मिश्रण दिखाई देने लगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान में गंधार स्तूप, बौद्ध प्रतिमाएं मिलने लगी। स्थापत्य कला और मंदिर का प्रभाव बात करूं तो मंदिर जो है हिंदू और बौद्ध मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में भर भर के बनने लगे। उदाहरण कंबोडिया में अंगरकोट, इंडोनेशिया में प्रभावन मंदिर, स्तूप और विहार का भी निर्माण विदेशों में होने लगा। साहित्य कला की बात करूं तो सांस्कृतिक महाकाव्य, पुराण, ये सब क्या है इनका ट्रांसलेट करके लोग पढ़ने लगे। उदाहरण रामायण का संस्करण इंडोनेशिया में मिलता है, थाईलैंड में मिलता है। भाषा का भी विश्व पे प्रभाव पड़ा राजकीय संरक्षण से कि सांस्कृतिक भाषा जो है वो संस्कृति का प्रभाव मुख्यतः धार्मिक दर्शन और वैज्ञानिक साहित्य से क्या हुआ विदेशों में फैला। तो बौद्ध ग्रंथ और हिंदू शास्त्र व्यापारियों और सन्यासियों के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में ये भाषा प्रचलित हो गई। थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया में बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत के देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक और पाली भाषा भी फैलने लगी व्यापार के माध्यम से। बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली और प्राकृतिक में लिखे थे। इससे क्या हुआ, जो राजकीय संपर्क हो रहे थे एक देश का दूसरे देश से, जिससे श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, यहाँ पे ये वाली जो शब्द है वो जुड़ने लगे वहां की भाषा में। बौद्ध सन्यासी ने पाली भाषा को बहुत ज्यादा प्रचलित किया। वैश्विक और दीर्घकालिक प्रभाव ये पड़ा राजकीय संपर्क का कि धार्मिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, यानी बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों ने ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, इन सब में अपनी सांस्कृतिक पहचान बना ली। व्यापार और राज्य के संपर्क के माध्यम से धार्मिक, सांस्कृतिक ये सभी चीजें में बदल गई। विज्ञान और गणित को पूरी दुनिया में फैलाया गया। कला और स्थापत्य कला को फैलाया गया। भाषा और साहित्य को फैलाया गया। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे कि व्यापार और राजकीय संपर्क के माध्यम से भारतीय धर्म को, भारतीय दर्शन को, भारतीय कला को, भारतीय विज्ञान को विश्व भर में फैलाया गया। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और जापान तक फैले। वही दार्शनिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से देखें तो योग, वेदांत, गणित, आयुर्वेदिक का प्रचार किया गया। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें तो मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला एशिया के कई कई देशों में फैलने लगे भारतीय। तो भाषाई दृष्टिकोण से देखें तो भारत की संस्कृति पाली भाषा और जो साहित्य ग्रंथ थे उसका क्या है, उसके शब्द जो हैं वो हमें जैसे कि हमारी दक्षिण पूर्व एशिया है उनकी शब्दों में देखने को मिलता है। इतिहासकार के अनुसार व्यापार और राजकीय संपर्क के माध्यम से भारतीय सभ्यता की वैश्विक पहचान बनी, सांस्कृतिक समृद्धि बनी। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया
को भारतीय कला वास्तुकला के उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो मैं ना ये क्वेश्चन को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, ठीक है? क्योंकि देखिए आपका जो भी क्वेश्चन है ना, जो मैंने अभी ऊपर आपको करवाया ना, सांस्कृतिक, सब सांस्कृतिक संस्कृति पे ही आएगा आपका, ठीक है? तो अब एक जैसा लिख दोगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान आपको बताना है, प्रचार बताना है, वही बौद्ध वाला, वही हिंदू धर्म वाला, वही कंबोडिया, वही श्रीलंका। तो आपके रिपीट रिपीट करके ही सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आपने जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना क्वेश्चन 6 तक, वो भी आपने कर लिया ना, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा निकल जाएगा। आपको सारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रिपीट कर कर आ रहा है। जो मैंने कहा, जैसे कि व्यापारी मार्ग मैंने बताया, उसको याद कर लेना। मैंने बताया कि बौद्ध धर्म और जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार हुआ दक्षिण पूर्व एशिया में, चीन में, तिब्बत में, ये याद कर लेना। इजी है, दो तीन इतिहासकार के नाम याद कर लेना, जैसे कि आरजी मजूमदार हो गए और रोमिला थापर हो गई, ठीक है? और आपको और कुछ नहीं याद करना। और सांस्कृतिक में जैसे कि सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, तो गंधार शैली का विकास हुआ, ये सब ही आपको बताना है बस, ठीक है? तो रिपीट रिपीट हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम बहुत अच्छा चले जाएगा, इसको अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, और पीडीएफ को खरीद लीजिएगा अगर सारा क्वेश्चन पढ़ना है तो, ठीक है? 50 रुपीज में आपको मिल जाएगा बाय टेलीग्राम। सो धन्यवाद।